जय श्री राम बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 8 का सबसे मुश्किल चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर कुछ ही मिनटों में याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले से ही बेस्ट नोट्स बना रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं सूक्ष्म जीव दो शब्दों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा, जीव यानी कि जीवित प्राणी। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि वे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि जिनको हम किसी यंत्र के बिना नहीं देख सकते, उन्हीं को सूक्ष्म जीव बोला जाता है। यानी कि बच्चों, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें बेटे सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, तभी हम सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बेटे, तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बेटे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया आपका, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। एक और जीवाणु बेटे हमारे पास आता है जिसको हम विषाणु के नाम से जानते हैं, लेकिन विषाणु को सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए क्या होता है, जो हमारा विषाणु होता है वो केवल परपोषी में ही जनन करता है। यानी कि अगर हम देखें इस विषाणु की, अगर हम बात करें, तो अगर वो किसी बाहर के सरफेस पर है, बाहर कहीं पर भी है, तो उस टाइम पे वो मृत अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन वो जिंदा कब होगा? जब वो किसी परपोषी यानी कि किसी होस्ट के अंदर जाएगा। किसी भी इंसान की, जानवर की बॉडी के अंदर जाने के बाद जीव विषाणु होता है बेटे वो जिंदा होता है। ठीक है। और वरना वो बाहर क्या होता है बेटे, मृत अवस्था में वो पाया जाता है। इसलिए विषाणु को हम सूक्ष्म जीव की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग रखते हैं। ठीक है। देखिए विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, परंतु इसे अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग माना जाता है, क्योंकि यह केवल परपोषी में ही जनन करता है बच्चों। ठीक है। यानी कि केवल होस्ट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर जाने के बाद ही हमारा जो विषाणु होगा वो जनन कर पाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सूक्ष्म जीव और उनके नाम, ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर बेटे। सूक्ष्म जीव 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं है। तो सूक्ष्म जीवों के नाम आप याद कर लेना, जैसे जीवाणु के अंदर हो गए स्पाइरल हो गया, छड़नुमा जीवाणु होते हैं। ठीक है। शैवाल के अंदर, शैवाल हो गया आपके क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया। ऐसे प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम आ गए। कवक के अंदर बेटे राइजोपस हो गया, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम हो गया और एस्परजिलस हो गया। ठीक है। अब बेटे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव रहते कहाँ है बच्चों? देखिए सूक्ष्म जीव रहते हर जगह हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ ना आए तो याद रखिए, हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सूक्ष्म जीव नहीं मिलते। ठीक है। चाहे वो बेटे बर्फीली शीत यानी कि एकदम बर्फ की चादर अंटार्कटिका हो, ठीक है, या फिर उष्ण स्रोत गर्म से गर्म जगह पर, ठीक है, चाहे वो मरुस्थल हो, रेगिस्तान हो, या फिर वो दलदल हो, यहाँ तक कि बेटे मनुष्य और सभी जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर, जंतुओं के शरीर के अंदर भी क्या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटे क्या होता है, सूक्ष्म जीव या तो देखो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं बेटे जो कि स्वतंत्र रूप से मिलेंगे, यानी कि जिनको अकेले रहना पसंद होता है, या फिर कुछ होंगे जिनको आश्रित होकर रहना पसंद है, यानी कि वो ग्रुप में रह सकते हैं, अकेले वो रह नहीं सकते। ठीक है। अब अकेले कौन रह पाएगा? देखिए अकेले रह पाएगा बेटे अमीबा। कौन रह पाएगा बेटे अकेले? अमीबा। अमीबा अकेले रह सकता है, लेकिन जो कवक और जीवाणु हो गए बाकी, वो समूह में निवास करते हैं, यानी कि गुच्छे में निवास करते हैं। ठीक है। एक साथ कॉलोनी बनाकर वो रहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा बेटे, देखिए सूक्ष्म जीव को अगर हम देखें तो ये 2 कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं बेटे हमारे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। कौन से वाले? एक कोशिकीय, जिनके पास केवल एक ही कोशिका होगी, वो होंगे हमारे एक कोशिकीय। इनमें खाना पीना, प्रजनन या जो भी क्रियाएं होंगी वो केवल एक ही कोशिका को पूरा करना होगा। ठीक है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर बेटे क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से वो मिलकर बनते हैं। एक कोशिकीय जीवाणु की अगर हम बात करें तो बेटे इसके अंदर आ जाते हैं जीवाणु आ जाएगा, कुछ थोड़े बहुत शैवाल आते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोटोजोआ हो गया, जैसे अमीबा हो गया आपका। ठीक है। बहुकोशिकीय के अंदर शैवाल आएंगे और कवक आ जाएंगे। ठीक है। अब चैप्टर जैसे हमने देखा था, चैप्टर का नाम ही है बेटे सूक्ष्म जीव और मित्र और शत्रु। ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं या सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं। देखिए बेटे, तो सूक्ष्म जीव और हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा ऐसा है बेटे कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त भी हैं और सूक्ष्म जीव हमारे दुश्मन भी हैं। अब दोस्त कैसे कैसे हैं बेटे? देखिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल बेटे क्या होता है, दही, ब्रेड, ये सब बनाने में, केक बनाने में, बेकरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा
अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह बनाने में, ठीक है, सिरका बनाने में, ठीक है, पर्यावरण को बेटे स्वच्छ रखने के अंदर भी हमारा इसका इस्तेमाल होता है सूक्ष्मजीवों का, ठीक है। यहाँ तक कि दवाइयाँ बनाने में भी बेटे सूक्ष्मजीवों का निर्माण होता है और उपयोग होता है। और इसके अलावा बेटे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सूक्ष्मजीव हमारे काम आते हैं, क्योंकि आपने क्लास 7th में राइजोबियम नाम के जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो कि क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटे शत्रु कैसे होते हैं। शत्रु देखिए बेटे, शत्रु तो एक ही तरह से हैं कि भाई ये बीमारियां फैला देते हैं, बीमारियां फैला देते हैं जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। कुछ तो बहुत ज्यादा हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों में, पशुओं में या पेड़ पौधों में क्या कर देते हैं बेटे, रोग फैला देते हैं। क्या फैला देते हैं, रोग फैला देते हैं। अब इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी कि जो हमारे मित्र कैसे हुए, इन पांचों पॉइंट के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट था बेटे वो दही और ब्रेड बनाने में काम आता है इनका। देखिए दही जो होता है बेटे, आप दही को अगर आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे ना तो आप उसे खाना छोड़ दोगे, क्योंकि उसके अंदर बेटे बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, जिस जीवाणु का नाम है बेटे लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बेटे, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के बिना दही तो बेटे बन ही नहीं सकती, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध के अंदर जनन करके बच्चे पैदा करके उसको दही में परिवर्तित कर देता है। बिना लैक्टोबैसिलस नाम के सूक्ष्म जीव के दही आपकी नहीं बन सकती है। इसके अलावा अगर हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड को बनाने में होता है बेटे आपका यीस्ट का उपयोग। यीस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं बेटे, यीस्ट का। खमीर, ठीक है, जो आपकी मम्मी पापा आपने भटूरे वगैरह खाए होंगे तो उसको साइड में रख देते हैं, ठीक है, या वो फूल जाता है वो उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव होता है बेटे ये क्या करता है, अपने जल्दी से जनन करके सांस ले लेकर ना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को उत्पन्न करता है, जिससे गैस के बुलबुले से क्या होता है, भोजन का जो सरफेस होता है, मैदा का जो आयतन होता है बेटे वो बढ़ जाता है और वो फूल जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेटे बहुत सारी जगह पर जैसे कि पनीर, अचार, रवा, सूजी, इडली, भटूरा, डोसा, इन सब को बनाने में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेटे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक, वाणिज्यिक क्या होता है बेटे, वाणिज्यिक का मतलब होता है बेटे व्यापार के लिए। किस चीज के लिए बच्चों, व्यापार के लिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल। अब व्यापार किस किस चीज का होता है, देखिए बच्चों, व्यापार होगा शराब का, अल्कोहल यानी कि शराब, एसिटिक एसिड, सिरका, जो भी बेचने के लिए उत्पादन में आएंगे, ठीक है, इनका भी बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें भी आपके यीस्ट का ही उपयोग होगा। कैसे होता है वो देखेंगे कि जौ हो गया, गेहूं, चावल या फलों का रस, कोई भी जो हमारा नेचुरल रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसके अंदर से जो रस निकलता है, ठीक है, उसको, उस रस को यानी कि शर्करा, जो मीठा वाला रस होगा, शर्करा होगी, शुगर होगी, उसको यीस्ट के द्वारा हम अल्कोहल में, शराब में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अब इसको किण्वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, किण्वन बोला जाता है। देखिए यीस्ट द्वारा चीनी को, चीनी यानी कि शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित करना किण्वन कहलाता है, ठीक है। यीस्ट द्वारा चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है बेटे, किण्वन कहलाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बच्चों सूक्ष्म जीव औषधि यानी कि दवाइयां बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है बेटे। दवाई बनाने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल होता है। क्यों, देखिए ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटे, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर देते हैं, ठीक है, और उनकी वृद्धि को भी ये रोक देते हैं, जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों से बनने वाली दवाइयों को हम प्रतिजैविक या फिर इंग्लिश में बोले तो बेटे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पे आपको दिए भी होंगे, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, पेनिसिलियम हो गया, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें बेटे कि एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, देखिए कोई भी सूक्ष्म जीव जो इस्तेमाल हो रहा है दवाइयों में, तो इसलिए आपको दवाइयां ना बेटे ऐसे ही नहीं खा लेनी चाहिए कि भाई आपको कोई हल्का सा बुखार हुआ और आपने दवाई खा ली, क्योंकि अगर आप ऐसे ही दवाई वगैरह खा लेंगे तो अगली बार जब आपको बीमारी होगी तो वो दवाई आपके शरीर में उतनी ज्यादा सहायता नहीं कर पाएगी, ठीक है, उतनी ज्यादा उपयोगी वो नहीं हो पाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक और चीज हम सूक्ष्म जीव के इस्तेमाल में लाते हैं जिसको बोलते हैं हम टीका। टीका यानी कि बेटे वैक्सीन। अभी जब कोविड हो रहा था तो लोगों को पकड़ पकड़ कर क्या वैक्सीन लगवाई जा रही थी। तो वैक्सीन बेटे करती क्या है, वैक्सीन का इतना अच्छा काम क्या है, वैक्सीन करेगी क्या हमारे शरीर में जाके। देखिए जब कोई भी रोगाणु, रोगाणु यानी कि रोग फैलाने वाले जीवाणु
जब हमारे शरीर में आते हैं तो हमारा शरीर जो होता है उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? प्रतिरक्षी, बॉडीगार्ड बना लेता है, अपने बॉडीगार्ड खड़े कर लेता है, ठीक है, कि भाई बीमारी आएगी तो धै दबाए दबाए लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो ये भी याद रखेगा कि अगर ये जीवाणु दोबारा आया ना तो उससे लड़ना कैसे है, ठीक है। अब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए ना भाई, तो हमें उसका बस एक पॉइंट पता चलना चाहिए कि भाई अच्छा ये इस चीज से हारेगा, तो हम उस चीज को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी बेटे, जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे लड़ने की प्रक्रिया को याद रखता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वैक्सीन के अंदर मृत या फिर निष्क्रिय, जो डेड हो चुके हैं, जिनके अंदर पावर नहीं है, ऐसे सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं। अब हमारा शरीर स्वस्थ था, वो बेचारा सूक्ष्म जीव कमजोर था, तो हमारा शरीर जब उससे लड़ेगा तो हमारे शरीर को ये पता लग जाएगा कि भाई इस बीमारी से अगर ये जो बीमारी आएगी तो उससे लड़ना कैसे है। तो असलियत में अगर वो बीमारी आएगी तो हमारा शरीर तब तक क्या बना चुका होगा बेटे? प्रतिरक्षी बना चुका होगा। क्या बना चुका होगा? प्रतिरक्षी बना चुका होगा, जिससे कि उस बीमारी से हमको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और हम उस बीमारी से बेटे बच जाएंगे। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा बनी रहेगी और रोगाणुओं से हमारी सदैव रक्षा भी होती रहेगी। इसी तरीके से हमारा बेटे टीका काम करता है। अब टीके बेटे बहुत सारी बीमारियों में लगाए जाते हैं, जैसे अभी तो कोरोना में लग रहा था, हैजा में हो गया, क्षय रोग में हो गया, चेचक में हो गया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है बेटे। इसकी अगर हम बात करें, इसके अलावा जो सूक्ष्म जीवों का अगला उपयोग है बेटे, वो है मिट्टी की उपजाऊपन, यानी कि मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाना। हमने देखा बेटे कि कुछ नीले हरे शैवाल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं मेरे बच्चों, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, देखिए पेड़ पौधे बेटे नाइट्रोजन को जमीन से नहीं ले सकते, ठीक है। पेड़ पौधों के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जमीन के अंदर से नाइट्रोजन को सॉरी हवा के अंदर से नाइट्रोजन को ले सके। तो क्या करते हैं, उस हवा के नाइट्रोजन को, हवा के अंदर हमारे नाइट्रोजन 70% है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे नाइट्रोजन को क्या बेटे हवा से नहीं ले सकते। इसलिए पेड़ पौधों को जो नाइट्रोजन है वो जमीन से लेनी पड़ती है। अब जमीन के अंदर नाइट्रोजन जाएगी कैसे? जमीन के अंदर नाइट्रोजन जाएगी बेटे कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से, जिसमें कि नीले हरे शैवाल हो गए, राइजोबियम हो गया, ठीक है, या बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन के अंदर डालने में, ठीक है। इसी से क्या होता है, हमारी जो बेटे क्या होती है, मिट्टी उपजाऊपन हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है बेटे पेड़ पौधे प्रोटीन को बनाने में करते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम इन सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन स्थिकारक या स्थिकरक भी कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? आगे देखेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा काम जो हमारे ये सूक्ष्म जीव करते हैं, ये करते हैं बेटे भाई पर्यावरण को साफ रखते हैं। चलो मान लो आप बच्चों ने एक केला खाया, ठीक है, या कोई भी चीज खाई, उसको खाने के बाद आपने उसको फेंक दिया, उसके छिलके को। आप देखेंगे कुछ हफ्ते में 15 दिन में क्या होगा, वो छिलका जो था वहां से वो गायब हो जाएगा। वो गायब क्यों हो गया? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव बेटे उसको अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? अपघटन करके उसको बेटे सरल पदार्थ के अंदर उसको तोड़ देंगे, जिससे कि क्या होगा, वो वहां से गायब हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा बेटे, दोबारा से वो पेड़ पौधों द्वारा वो प्रयोग में ला दिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से देखेंगे तो खाद बन जाएगी, ठीक है। खाद बनने के बाद उसका इस्तेमाल हो जाएगा और पेड़ पौधे उसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक फायदा ये हो रहा है कि भाई जो भी गंदगी थी वो हमारी साफ हो जाएगी और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन अब जो सूक्ष्म जीव हम देखेंगे बेटे, वो तो भैया दुश्मन है हमारे। उनका काम बस क्या है, बीमारी फैलाना। क्या फैलाना बेटे? बीमारी। ऐसे सूक्ष्म जीव जो भैया बीमारी फैलाएंगे उनको हम बोलते हैं बेटे रोगाणु। क्या बोलते हैं बेटे हम उनको? रोगाणु कहते हैं। ये मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, यहाँ तक कि पौधों के अंदर भी बेटे रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब ये देखिए बेटे, चाहे भोजन हो, चाहे हमारा कपड़ा हो, चाहे चमड़े की चीजें हो, ये उनको भी बेटे खराब कर देते हैं, ठीक है। अब मनुष्यों के अंदर बात करें रोगकारक सूक्ष्म जीवों की, मनुष्य के अंदर भी बहुत सारे रोगकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए मनुष्य के अंदर सूक्ष्म जीव श्वास, जल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो रोग फैलेगा वो या तो सांस लेने के जरिए, जैसे किसी को जुकाम हो रहा है उसने खांसा, तो उसकी जो खांसी के जो सूक्ष्म जीव थे बुरे वाले, वो हवा में गए, हवा से अगर आपके कांटेक्ट में आ गया, आपने सांस लिया, आपके अंदर चल जाएंगे, आपको बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा गंदा जल पी लिया आपने या फिर गंदा भोजन कर लिया, तो उससे भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। या तो बीमार व्यक्ति से, जंतु से सीधा संपर्क में आने पर भी रोग
रोग फैल सकता है। अब कुछ रोग बेटे संचरणीय रोग होते हैं। कुछ रोग क्या होते हैं? संचरणीय। संचरण क्या होता है बेटे? फैलना। यानी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे। यानी कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, कायिक संपर्क के द्वारा क्या होगा? रोग का फैलना संचरणीय रोग कहलाता है। जैसे कि हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, HIV, क्षय रोग, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे बेटे संचरणीय रोग हैं। अब कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो इन रोगों को फैलाने में तो भैया बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में मक्खियां होती हैं। मक्खियां क्या करती हैं बेटे? किसी भी गंदी चीज पर बैठेंगी, फिर आपके खाने पर बैठ जाएंगी और उस खाने को आप खा के बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मक्खी क्या करती है बेटे? किसी भी खाने के ऊपर बैठने के बाद उस खाने को बाहर ही अपघटित कर देती है, यानी कि बाहर ही उसको पचा डालती है, और जब हम उसको खाएंगे तो हम उसको खाने के बाद बीमार पड़ जाएंगे। इसके अलावा बेटे बहुत सारे मच्छर हो गए। मच्छर कौन कौन से बेटे? जैसे कि दो मच्छरों के नाम हम यहाँ पे देखेंगे कि मादा एनाफिलिस जो कि मलेरिया फैलाती है, और मादा एडीज जो कि डेंगू फैलाता है। कौन फैलाता है? डेंगू फैलाता है। ठीक है। इसके अलावा बेटे जंतुओं में, जीव जंतुओं में भी बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है। एक रोग का नाम है एंथ्रेक्स, जो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है। गाय में खुर और मुंह में रोग हो जाता है। ठीक है। वायरस के द्वारा होता है ये। ठीक है। पौधों के अंदर भी बेटे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, रस, संतरा, सेब, इनमें भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा खाद्य विषाक्तन, अगला टॉपिक है बेटे खाद्य विषाक्तन। खाद्य यानी कि भोजन, विषाक्तन यानी कि जहरीला। जब हमारा भोजन जहरीला हो जाए। अब हमारा भोजन जहरीला कब होगा? जब उसके ऊपर कोई भी सूक्ष्म जीव क्या करेगा बेटे? उसको बैठकर उसको गंदा कर देगा, उसको विषैला बना देगा। ठीक है। इसलिए इस भोजन को खाने के बाद तो भैया बहुत गंदी बीमारी हो सकती है, और यहां तक कि कभी कभार तो बेटे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। इसलिए हमें गंदा खाना या बाहर का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। अब क्या होता है बच्चों? खाने को बचाया भी तो जा सकता है, खाने को हम बचा भी सकते हैं। लंबे समय के लिए कैसे बचाएं खाने को? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम बाजार से बहुत सारे सामान लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं। वो सब्जियां बेटे कई दिनों की कटी हुई पड़ी होती हैं, हफ्ता हफ्ता हो जाता है, लेकिन वो सब्जियां खराब नहीं होती है। या तो जो हम चिप्स खाते हैं वो खाते हैं। ठीक है। कुछ भी चीज खाते हैं। अब आप एक आलू को अगर काट के साइड में रखेंगे, वो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में पूरा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, एकदम काला पड़ जाएगा। लेकिन ये जो चिप्स के पैकेट बिक रहे हैं, इन पर तो बेटे 3 3 4 4 5 5 साल की एक्सपायरी डेट लिखी है। ये भी तो आलू के बने हैं, तो ये क्यों खराब नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर इस्तेमाल होता है बेटे परिरक्षकों का। परिरक्षक, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला। ठीक है। वे पदार्थ जो भोजन को लंबे समय तक बचाने के लिए या लंबे समय तक सड़ने और अपघटित होने से बचाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटे? खाद्य परिरक्षक बोलेंगे। अब खाद्य परिरक्षक का कई तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे पहले रासायनिक उपयोग। रासायनिक उपयोग में बेटे दो चीजों को नाम याद रखने हैं आपको। पहला है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइट सल्फाइट। इनका उपयोग बेटे जैम हो गया, स्क्वैश हो गया, इनको बनाने में किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक रुक जाते हैं। अब कुछ तरीकों में नमक का भी इस्तेमाल होता है। नमक के इस्तेमाल से क्या होता है बेटे? नमक का उपयोग मांस, मछली, जितने भी नॉनवेज आइटम होते हैं ना, उनको लंबे समय तक बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। KFC वगैरह हो गया, 1 1 1.5 1.5 2 2 महीने पहले का मांस ला के रखते हैं, और उसी मांस को क्या करते हैं? नमक के अंदर लगा के रख देते हैं, जिससे कि वो मांस बेटे सड़ता नहीं है, और जीवाणुओं की वृद्धि क्या होती है बेटे? नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा आम हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया। ठीक है। इनको भी नमक के द्वारा बेटे हम बचाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें चीनी, चीनी का उपयोग भी खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है बेटे, क्योंकि ये नमी को दूर कर देती है। चीनी क्या करती है? पानी की नमी को सोख लेती है। मतलब खाने के अंदर जो पानी होगा उसको सोख लेगी, नमी को सोख लेगी। ठीक है। इसलिए जैम हो गई, आपने देखा होगा बेटे, अगर आपने जैम खाई होगी तो जैम के ऊपर क्या होता है? जैम के अंदर चीनी मिलाई जाती है। जेली, जेली सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जेली के ऊपर बेटे आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट पाउडर जैसे चीनी लगा के रखते हैं, क्योंकि जिससे क्या होता है? जेली के अंदर जो जेली के जो नमी होगी वो सूख जाएगी और लंबे टाइम तक वो चल जाएगी। इसके अलावा स्क्वैश वगैरह हो गए। ठीक है। जो भी मीठी चीजें होती हैं उनके अंदर चीनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तेल और सिरके का उपयोग तो आपने अपने घरों में देखा होगा। तेल और सिरके, देखिए सिरका, अगर आप कभी ढाबे पे खाना खाने गए हो तो ढाबे वाले क्या करते हैं? आपको प्याज देते हैं सिरके वाली,
ठीक है, वो प्याज काफ़ी लंबे से टाइम से रखी होती है, तो सिरके के साथ उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और आपके पाचन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा तेल का तो उपयोग आपने घर में देखा होगा कि आपकी दादी हो गई, माताजी हो गई, वो क्या करती होंगी बेटे, अचार बनाती होंगी। अब अचार बनाने के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल तेल का ही होता है। तेल से क्या होता है बेटे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि इस तेल के अंदर जीवाणु क्या बेटे जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली, मांस, इन सबको भी तेल के द्वारा बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और विधि है जिसके अंदर गर्म विधि या ठंडा विधि बोल सकते हैं। कुछ चीजों को गर्म करके बचा सकते हैं, कुछ चीजों को हम ठंडा करके बचा सकते हैं। जैसे कि ठंडे की अगर हम बात करें बेटे, तो ठंडे में जैसे फल सब्जियां हो गए, ठीक है, तो फल सब्जी इनको बचाया जाता है। जैसे आप बाजार से सब्जी लाते हैं, उसको डायरेक्ट लाके, ये तो है नहीं कि बेटे आप रोज रोज बाजार लगता है, ठीक है, वीकली मार्केट से हम बाजार से सामान लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, उसको एक हफ्ते तक तो हम चलाते हैं, कम से कम 2 से 3 दिन तो चलाएंगे चलाएंगे, ठीक है। उसको इसलिए हम क्या करते हैं बेटे, फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है और हमारा खाना कुछ हफ्ते तक चल जाता है। अब गर्म करने के लिए तो बेटे आपने बहुत मार खाई होगी, लड़कियों ने तो खासकर ज्यादा मार खाई होगी दूध को गर्म करने के लिए। मम्मी बोलती है दूध गर्म कर दे बेटे। अब दूध गर्म गर्म करने से क्या होगा, दूध गर्म करने से क्या होता है बेटे, उसके अंदर के सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो लंबे समय तक बच जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं पौष्टिकरण। देखिए क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए जब हम गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर लेंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटे, पौष्टिकरण कहलाएगा, ठीक है। आजकल पहले से ही पैकेट में पौष्टिकृत दूध आता है, ठीक है, पौष्टिकृत दूध पहले से ही आता है आजकल, ठीक है, तो उसको हमें गर्म करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया की खोज की थी बेटे लुई पॉस्चर ने। किसने की थी, लुई पॉस्चर ने की थी, ठीक है। इसके अलावा भंडारण और पैकिंग, देखिए चाहे मेवा हो गया, सब्जियां हो गया, इनको वायुरोधी सील, वायुरोधी जिसके अंदर हवा ना जा सके, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत सारी चीजें सड़ जाएंगी, ठीक है, तो इनको टाइट पैक्ड सील में हम क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हो गए या और भी चीजें होंगी। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस का भी बेटे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों से इस तरीके से खाद्य परिरक्षकों के रूप में हम इनका इस्तेमाल करके अपने खाने को लंबे समय तक के लिए बेटे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब इस चैप्टर का बेटे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जब हम बात करें, हम पहले देख चुके हैं कि हवा के नाइट्रोजन को, किसकी, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को जमीन के अंदर डालना ही क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगा। अब लेग्यूम पौधे, लेग्यूम बेटे दाल दलहन वाले पौधे होते हैं, दलहन यानी कि दाल वाले जो पौधे होते हैं, उसके अंदर राइजोबियम नाम का सूक्ष्मजीव पाया जाता है, जो कि क्या जड़ों की ग्रंथिकाओं में मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कभी कभी बेटे क्या होता है, बिजली अगर जमीन पर पड़ जाती है, तड़ित यानी कि बिजली, बिजली भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है, ठीक है। अगर आसमान से बिजली गिरी और सीधा जमीन पे गिरी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा बेटे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन चक्र आपकी बुक में अलग से दे रखा है, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही ब्रीफ में ले आया हूं, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के अंदर आपको 3 चक्र देखने को मिलते हैं, जो कि एक ही चक्र के अंदर आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम देखें कि नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन कैसे हवा की नाइट्रोजन मिट्टी में आ रही है, देखिए सबसे पहले बेटे जो वायुमंडल के अंदर मौजूद नाइट्रोजन थी, उसको कुछ जीवाणुओं ने, जैसे कि नीले हरे शैवालों ने क्या करा, जमीन के अंदर डाल दिया, ठीक है, जमीन के अंदर डाल दिया, यानी कि यौगिक परिवर्तन कर दिया, नाइट्रोजन का यौगिक परिवर्तन कर दिया, और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक हो गई, ठीक है। जो नाइट्रोजन थी सूक्ष्म जीवों ने उसको क्या करा बेटे, मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है। और जीवाणुओं ने नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय रूप में परिवर्तन कर देंगे, दोबारा से देखिए मिट्टी में आएगी और फिर दोबारा से क्या होगा, यही वायुमंडल में दोबारा चली जाएगी, जीवाणु दोबारा कर देंगे, ठीक है, और दोबारा से क्या होगी, वो वायु के अंदर चली जाएगी। पहले सूक्ष्म जीवों ने उसको हवा से मिट्टी में डाला, फिर मिट्टी से दोबारा से बेटे किस में डाल दिया, हवा में डाल दिया। इसके अलावा दूसरा चक्र देखिए, दूसरे चक्र में बिजली वाला हमने पहले देख लिया कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन थी, ठीक है, नाइट्रोजन थी, और उसके बाद जब बिजली पड़ी तो बिजली से वो नाइट्रोजन कहाँ चली गई बेटे, हमारी मिट्टी में चली गई, मिट्टी में आ गई, ठीक है। तीसरे के अंदर देखेंगे कि जो अब फॉर एग्जांपल बेटे क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन मौजूद थी हमें पहले से पता है, ठीक है। अब पौधों ने उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, ठीक है, पौधों ने नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, फिर जंतुओं ने उस पौधे, जो पौधे के भोजन था, फल था, उसको खाया, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन कहाँ चले गया, जंतुओं के अंदर। अब जब जंतु उत्सर्जन करेगा, यानी कि कुछ भी
करेगा, ठीक है, उत्सर्जित करेगा, लैट्रिन करेगा, कुछ भी करेगा, तो गोबर करेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा बेटे, वो जो नाइट्रोजन होंगे वो अपघटित रूप में आ जाएंगे, ठीक है, उत्सर्जन के रूप में, फिर वापस से वो मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर दोबारा वही चक्र चलता रहेगा। अब इसी चक्र को हमारी बुक में पूरा विस्तार से एकदम एक ही उसमें दे रखा है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेटे आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि किण्वन की खोज लुई पॉस्चर ने 1857 में की थी, ठीक है। इसके अलावा सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, वैक्सीन की, एंटीबायोटिक्स की, ठीक है। इसके अलावा 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी बच्चों, ठीक है। 1876 में रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जिससे एंथ्रेक्स नामक बीमारी फैलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको बेटे ये चैप्टर तो यहीं पे हो जाए खत्म, लेकिन आपको इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है बेटे, जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, वो क्योंकि वो आपकी बुक में पहले से ही दे रखा है। वो है बेटे, आपको ये जरूर याद रखना है कि किस बीमारी से, किस सूक्ष्म जीव से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, किस सूक्ष्म जीव से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, वो चार्ट आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर की बनाई जाए।